हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम महाबलिदान पार्ट 2 को लेकर आ गए हैं। सुबह 7 बजे आप सभी को महाबलिदान पार्ट 1 मिल गया था और शाम के 7 बजे में आप सभी को महाबलिदान पार्ट 2 मिल जाएगा। और आप सभी को आने वाले 3 से 4 दिनों में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को भी आप सभी तक प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप सभी आराम से अपने एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में आप सभी को लगभग 2 घंटे की जो महाबलिदान सीरीज है, इसमें 2 घंटे का महामैराथन सेशन देखने को मिलेगा। आप सभी 2 घंटे तक आराम से वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आज का है कि सल्फर 2 क्लोराइड H2Cl2 तथा HCl2 का निर्माण करता है। HCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी को सिर्फ HCl2 को ध्यान में देना है। अब HCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार पूछ रहा है। तुल्यांकी भार का फार्मूला जो होता है वो होता है अणु भार बटे संयोजकता। तो आप सभी को सल्फर का क्या निकाल लेना है, पहले अणु भार निकाल लेना है, फिर आप सभी को उसका ये HCl2 में आप संयोजकता देख लेनी है, फिर आपको डिवाइड कर देना है, आपको तुल्यांकी भार मिल जाएगा। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 16 होता है, तो अणु भार आप सभी समझ सकते हैं कि इसका 32 होगा। ठीक है, संयोजकता यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन के साथ 2 है, तो आप सभी की संयोजकता जो होगी यहाँ पर 2 देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो 32/2 बराबर 16 ग्राम। ठीक है, तो आप सभी का जो तुल्यांकी भार आ जाएगा वो 16 ग्राम आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। और पॉलिटेक्निक 2011 का यह एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तत्व का तुल्यांकी भार ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके क्लोराइड का यानी क्लोरीन का वाष्प घनत्व इतना दिया है, तत्व की संयोजकता बताइए। ठीक है, चलिए आप सभी को पता होगा कि जो तुल्यांकी भार है उसके वो क्या है, अणु भार और आप सभी के संयोजकता की डिवाइड में फिर तुल्यांकी भार निकलता है। लेकिन संयोजकता की जब आप सभी का वाष्प घनत्व दिया हो तो इसके केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, आप सभी को फॉर्मूला उसको समझना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है तुल्यांकी भार 4। ठीक है, तो आप सभी को संयोजकता का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा क्या, 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक है, वाष्प घनत्व। ठीक है, वाष्प घनत्व अपान में क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। ठीक है, अपान में तुल्यांकी भार प्लस में आप सभी का हो जाएगा अणु भार। ठीक है, और आप सभी को सब चीज़ें सामने दिख रही हैं, बस फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए था, आपका आंसर निकल जाएगा। वाष्प घनत्व दिया हुआ है, तुल्यांकी भार दिया हुआ है, अणु भार आप सभी क्लोरीन का निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और अणु भार 35.5 होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ करके हम नोट करते हैं फटाक से। ठीक है, एक एक चीज़ करेंगे नोट हम। 2 गुणे वाष्प घनत्व की वैल्यू लिख देंगे। वाष्प घनत्व की जो वैल्यू है वो है आप सभी की क्या, वाष्प घनत्व की वैल्यू है 59.25। ठीक है, फिर अपान में आपका तुल्यांकी भार है, फिर प्लस में आप सभी को लिखना है संयोजक आपका अणुभार। ठीक है, अणुभार क्लोरीन का हो गया 35.5। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 59.25 गुणे 2 मतलब 118 हो जाएगा। ठीक है, 118.5 हो जाएगा। ठीक है, और 35.5 + 4 यानी 39.5 हो जाएगा। ठीक है, 39.5 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो आपका 3 आंसर निकल के आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का यह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का अणुभार 98 दिया हुआ है और क्षारकता 3 दी हुई है, इसका तुल्यांकी भार होगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तुल्यांकी भार आप सभी को पता है कि अणुभार बटे क्षारकता भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर होता था अणुभार बटे संयोजकता, तो अगर आप सभी की संयोजकता के जगह पे क्षारकता दी हो गई तो आप सभी अणुभार बटे क्षारकता कर देंगे। तो आप सभी का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और 98/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सभी के लिए करेक्ट हो जाएगा और ये पॉलिटेक्निक 2014 का एक शानदार क्वेश्चन आप सभी को मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है CaSO4 का तुल्यांकी भार दिया है, परमाणु भार के निकालने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, CaSO4 का पहले हम क्या निकालेंगे, ठीक है, पहले क्या निकालेंगे, इसका अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार कैसे कैलकुलेट करेंगे, Ca का परमाणु जो दिया है 40 दिया हुआ है। ठीक है, सल्फर का दिया हुआ 32
और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है और ये 4 दिया हुआ है, तो 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप सभी इससे निकाल पाएंगे। ठीक है, टोटली चीज़ें आप निकाल पाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा आप सभी का, 40 + 32 + 64 आपका हो जाएगा टोटल 136। ठीक है, अब ये टोटल 136 हो गया। अब आपको यहाँ से क्या देखना है, संयोजकता। ठीक है, क्योंकि आप सभी का तुल्यांकी भार बराबर होता है। ठीक है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, तो आप सभी का जो अणु भार है वो 136 है। अब संयोजकता निकालना है बटे में। ठीक है, देख सकते हैं कि Ca दिया हुआ है और SO4+ दिया हुआ है, तो आप सभी देखते हैं कि Ca के ऊपर हमेशा 2+ होता है और SO4 के ऊपर हमेशा माइनस होता है। तो इसकी जो संयोजकता निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी 2। और आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कटोगे तो कितना आ जाएगा, 68। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक यौगिक का अणुभार 98 है, उस यौगिक का वाष्प घनत्व होगा। ठीक है, अणुभार कितना दिया है, 98, वाष्प घनत्व पूछ रहा है। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि फॉर्मूला होता है अणुभार बराबर 2 × वाष्प घनत्व। क्या होता है, अणुभार बराबर होता है, अणुभार बराबर 2 × में क्या होता है, वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व। ठीक है, चलिए अब हमको अणुभार दिया है 98 बराबर 2 × वाष्प घनत्व। ठीक है, तो वाष्प घनत्व के लिए निकल आ जाएगा और ये बटे 2 में हो जाएगा, तो 48 आपका सभी का कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है, 98 है तो 40 दूना 80, 9 दूना 18, तो 49 आप सभी का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। आप सभी इस फॉर्मूले को याद रखना कि अणुभार बराबर 2 × वाष्प घनत्व होता है। ठीक है, चलिए अगला है किसी गैस की विसरण की गति 2014 में पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, किसके ऊपर निर्भर करती है, घनत्व के समानुपाती होती है कि अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती है, किसके अणुभार के समानुपाती होती है, किसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। पॉलिटेक्निक 2014 का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि किसी गैस के जो विसरण की गति होती है इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका जो अणुभार है इसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप सभी के जो यहाँ पर अणुभार होगा उसके वर्गमूल का, यानी आपका अणुभार अगर D हो जाएगा तो इसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या, विसरण की गति, विसरण की गति। ठीक है, क्लियर हो गई बात आप सभी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है, तो बॉयल का जो नियम होता है P प्रोपोर्शनल 1/V होता है, और जब इसको टोटली सॉल्व करोगे तो होता है PB बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो नियत का मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पर PB कांस्टेंट रहता है और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया यह शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी वक्त रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा होती है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है। ठीक है, आज का कोई नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक 2014 का यह शानदार क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि घटती है कि शून्य हो जाती है, जल्दी से आप सभी को बताना है। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर जो आयनन की मात्रा है वो बढ़ती है। ठीक है, ताप अगर बढ़ाओगे आप सभी, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपकी जो आयनन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयनन की मात्रा जो प्रभावित होती है वो सम आयन की उपस्थिति में प्रभावित होती है कि दाब से प्रभावित होती है कि आयतन से, कि इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो आयनन की जो मात्रा प्रभावित होती है वो सम आयन की उपस्थिति से प्रभावित होती है। ठीक है, तो सम आयन की उपस्थिति से आप सभी के आयनन की मात्रा जो होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है, इसके द्वारा प्रवाह होता है। ठीक है, इन निम्न में से इसके किसके द्वारा प्रवाह होता है, इलेक्ट्रोलाइट में विलयन का जो धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, उसमें जो आप सभी के विलयन में धारा का जो प्रवाह होता है वो आयनों द्वारा होता है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज हो जाएगा तो आप सभी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना है। ठीक है, चालक में तारों में इलेक्ट्रॉनों के थ्रू धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होता है। ये पॉलिटेक्निक 2016 का एक शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को मैंने बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.06 मोल NaCl की
100 मिली बिलियन में मोलरता है। ठीक है, तो इस बार मोलरता पूछा जा रहा है। ठीक है, और पॉलिटेक्निक 2011 का एक शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दे दिया है हमने। ठीक है, तो मोलरता जो होता है उसको हम यम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलरता बराबर होती है मोलों की संख्या। ठीक है, मोलरता बराबर मोलों की संख्या यहाँ पर दी गई है 0.0006। ठीक है, 0.006। ठीक है, अपान में होता है वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, तो NaCl की जो वॉल्यूम दी है वो ml में दी गई है, लेकिन हमें किस में लेना है, लीटर में। ठीक है, तो लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 है। ठीक है, 100 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ से 2 जीरो कट गया और यहाँ से 0.0 बचा, तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल गया, तो 0.6 आ गया, 0.06 आ गया। ठीक है, ये 0 बच रहा है। ठीक है, तो 0.06 कहाँ पर है, 0.06, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मोलरता बराबर जो होता है वो होता है मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम, वो भी लीटर में। ठीक है, हमेशा लीटर में रह करके मोलरता को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आधात्विक प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, सबसे अधिक आधात्विक प्राकृतिक तत्व है कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन दिया है, फास्फोरस दिया है आप सभी का। ठीक है, सल्फर दिया है, क्लोरीन दिया है। जल्दी से बताइए, पॉलिटेक्निक 2014 का एक शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है, कि क्लोरीन जो है वो आधात्विक प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, आधात्विक प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाता है आप सभी से, ठीक है, कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है कि कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है कि सोडियम है। इसका आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये आप सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ कि कौन सा स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इससे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप सभी का आंसर भी क्लियर हो जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, और मुझे इस बात का कंफर्मेशन भी आप सभी के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक 2013 और 14 में पूछे गए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कम क्षारीय है। ठीक है, पोटेशियम कम क्षारीय है, मतलब इनमें चारों में कंपेरिजन करना है, बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, चारों सब जितने हैं चारों क्षारीय हैं, लेकिन कौन सा सबसे कम क्षारीय है इसको आप सभी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो पोटेशियम भी अत्यधिक क्षारीय है, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम है, तो बेरिलियम जो है वो कम क्षारीय है। आप सभी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक अम्लीय यौगिक, मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय यौगिक कौन सा है, P2O3 है आप सभी का, कि Sb2O3 है, कि AS2O3 है, कि BiO2 है। ठीक है, इसका भी आप सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है, आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप सभी को याद करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो ये आप सभी को 2 क्वेश्चन का मैंने आंसर पूछ लिया है आप सभी से। ठीक है, शायद एक क्वेश्चन का आंसर और आप सभी को दे दूं। ठीक है, सबसे कम ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, ये ऋण विद्युतीय तत्व के लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उस टेबल के हिसाब से आप सभी को पता चल पाएगा। ठीक है, और उसमें आप सभी का जो लिथियम है, ठीक है, लिथियम है वो हमेशा सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, अगर आप सभी से पूछे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है तो वो आप सभी लिथियम पर क्लिक करके आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है सबसे कम ऋण विद्युतीय तत्व, तो आप सभी सोडियम पर क्लिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये पॉलिटेक्निक 2005 का एक शानदार क्वेश्चन आप सभी तक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब अयस्क का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 कापर का अयस्क है, इसका नाम है एजुराइट है, कि मैलेकाइट है, कि क्यूप्राइट है, कि कैल्कोसाइट है। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3, ठीक है, ये आपका मैलेकाइट है। ठीक है, आप सभी का लिखा रहेगा CuFeS2। ठीक है, तो ये आपका क्यूप्राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, रजत है कि एल्युमिनियम है कि लोहा है कि सोडियम है, मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है। ठीक है, जल्दी से आप सभी बताइए कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी जो धातु है वो आप सभी की पाई जाती है। ठीक है, जल्दी से बताइए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं वह कौन सी हैं, ब्रोमीन है कि आपका ग्रेफाइट है, कि सिल्वर है, कि पारा है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को 14वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, या मैं आप सभी को 15वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को बता दूं कि जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह आपकी जो धातु है वो कौन सी हो सकती है,
पारा। ठीक है, तो पारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए एकमात्र एक ऐसा तत्व है पारा। ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है। ठीक है, 16वां नंबर का क्वेश्चन आप सभी को बताना है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वो न क्षारीय होगा, न अम्लीय होगा, न उदासीन होगा, यह आपका उभयधर्मी होगा। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, एल्युमिनियम का नहीं पूछा जा रहा है, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रायः होते हैं। ठीक है, इस बात का आप सभी बताइए कि जो धातुओं के ऑक्साइड होंगे वो हमेशा क्षारीय होते हैं प्रायः, एक्सेप्ट है एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का केस छोड़ करके जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादर बनाई जाती है, तन्यता का गुण है कि सुघट्यता का गुण है कि प्रत्यास्थता का गुण है कि आघात वर्धनीयता का गुण है। ठीक है, तो मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता को कहते हैं मेलिएबिलिटी, इसकी वजह से ही इसको पीट पीट कट के धातुई चादर बहुत दूर दूर तक बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए सोने में तन्यता का गुण पाया जाता है, तो अगर सोने का केस आता है तो आप तन्यता वाला ऑप्शन क्लिक करोगे। ठीक है, चलिए निम्न में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, सोडियम है कि पोटेशियम है कि सोना है कि कैल्शियम है। ठीक है, यही क्वेश्चन आप सभी को सेम ऊपर भी था। ठीक है, जल्दी से आप सभी बताइए। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला जो तत्व है वो आप सभी का सोना है। ठीक है, और यही क्वेश्चन सेम आप सभी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली जो धातु है वो रजत है कि एल्युमिनियम है कि लोहा है कि सोडियम है, आप सभी की यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब आप अंदाज से बताइए कि आपको 14वां नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, तो चलिए महामैराथन सेशन को दूसरी वीडियो पर कन्वर्ट करते हैं, तो आपको दूसरी वीडियो देखने को अब मिल जाएगी। सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फिजिक्स के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के टॉप 25 टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और यही क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं। ऑलरेडी हमने आप सभी को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो उन चैप्टर्स को भी आप सभी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और उन चैप्टर्स को देखिए कि ये चैप्टर्स किस तरीके से हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पहले चैप्टर्स के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप एंट्रेंस एग्जाम को अच्छी तरीके से फाइट करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो फाइट करना होता है एक दिमाग तरीके से, एक मतलब अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ता है, सेमेस्टर एग्जाम की तरह नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ज्यादा रुख करना पड़ता है। तो चलिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, तो इसके आयतन के माप में त्रुटि होगी। तो परसेंटेज दिया है, तो आप सभी समझ लीजिए कि यह परसेंटेज एरर दिया है। तो परसेंटेज एरर को किस तरीके से डिनोट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, तो उसको समझिए। परसेंटेज एरर में किस चीज की एरर दी है, यहाँ पर एरर दी है त्रिज्या में। तो गोले की त्रिज्या को अगर r से डिनोट करें तो परसेंटेज एरर दिया है, इसमें कितना दिया है 1। ठीक है, डेल्टा r अपान r इंटू 100 कितना दिया है 1। ठीक है, आयतन में, ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है जल्दी से बताइए। गोले का आयतन जल्दी से बताइए क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब गोले के आयतन के माप में त्रुटि पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज एरर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो गोले के आयतन को किससे डिनोट करते हैं, v से। तो हम परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम लिख देंगे, डेल्टा v अपान v इंटू 100 बराबर क्या होगा 4/3 पाई। ये जो है ना वैल्यू, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही एज इट इज पुट करेंगे या हटा देंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे कर लेंगे 4/3 पाई, जो कि काउंट नहीं होगा, और जो कैलकुलेशन में काउंट होगा वो होगा r क्यूब। ठीक है, तो r क्यूब में इसमें क्या होता है कि 3r²। ठीक है, ये जो क्यूब है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और एक उसमें से कम हो जाता है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 3r होगा। ठीक है, जो स्क्वायर में है मतलब जो क्यूब में है 4 पावर होगा वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन होती है इसकी, और आप सभी को आंसर देखने को मिल जाएगा वॉल्यूम में कि ये आपका कांस्टेंट है
ठीक है, तो इसे हम अपना नेग्लिजिबल मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं। आर में परसेंटेज एरर दिया है 1, तो 3 इंटू 1, ठीक है, बराबर 3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप सभी को बताने में थोड़ी सी मिस्टेक करी, उसके लिए सॉरी, बट मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जो ऊपर की पावर दी होती है उसे हम आगे ला लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, अगर सपोज करो दिया है कि घनत्व, ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, समझो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, यही 2 क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बच्चों कि द्रव्यमान जो है आप सभी का, द्रव्यमान का आप सभी का परसेंटेज एरर दिया होगा। ठीक है, घनत्व में पूछ रहा होगा। ठीक है, सपोज करो इसका 2 दिया है और आयतन है, तो आयतन होता है वी क्यूब। ठीक है, ठीक है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, वी क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि आपका जो वी होगा, वी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो तो मान लो 2% दी होगी, लेकिन जो 3 दिया है ये आगे आ जाएगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। मेरे कहने का मतलब जो है कि जो भी पावर दिया होगा, ठीक है, वो हमेशा सामने आ जाएगा, और जो आप सभी की वैल्यू दी होगी, चाहे घनत्व की दी होगी, चाहे द्रव्यमान की, चाहे आयतन की, ठीक है, जो भी है उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कार्य का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ठीक है, और एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, तो एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक होता है वो आपका अर्ग होता है। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिजली की मोटर एक वजन उठाने में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है, इसे 2 मीटर पर सेकंड की दर से लपेटती है, तो मोटर की शक्ति, पहले क्या क्या दिया है उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, एफ दिया है, एफ कितना दिया है 4500 न्यूटन, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर क्या दिया है, वी दिया है 2 मीटर पर सेकंड, यानी वी की वैल्यू कितनी दी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। अब मोटर की शक्ति पूछ रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है शक्ति P बराबर F इंटू वी। क्या होता है, शक्ति P बराबर F इंटू वी। तो F क्या है 4500, V क्या है 2, क्या आ गया 9000। ठीक है, 9000 क्या आ गया 9000 यहां पर वाट आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 किलोवाट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप सभी को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से आप सभी को आराम से। संवेग है। ठीक है, पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1.3 mv²। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो अगर हम m का स्क्वायर कर दे, यानी m एक और बढ़ा दे, v² ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे और m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, नीचे m से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी कर दिया, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। और आप सभी को P इक्वल mv, ठीक है, P इक्वल mv का फॉर्मूला पता होगा, P को हम संवेग से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा P²/2m। क्लियर हो गई बात, P²/2m। आप सभी को इसमें कोई दिक्कत आई है क्या, नहीं आई है ना। चलो, अब हमें क्या दिया है कि दो वस्तुओं का संवेग समान है, k की वैल्यू क्या है P²/2m। ठीक है, चलिए, तो k बराबर P²/2m। तो अब m की जगह पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है तो m1 m2 दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, संवेग समान है। दूसरा है हमारा कि ये हम k1 लिख लेते हैं और ये k2 लिख देते हैं, तो P² यहां पर दूसरा द्रव्यमान 2m2 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दिया है कि संवेग समान है तो P की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 कर लिया आराम से। अब पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जाएं क्रमशः होंगी, मतलब k1 k2 अगर क्रमशः होंगी k1 k2, तो इनका अनुपात, किसका अनुपात पूछ रहा है, k2/k1 पूछ रहा है, तो k2/k1 लिख लो। k2/k1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, k2 की वैल्यू क्या है P²/2m2 अपान में P²/2m1 इक्वल कर लो समझने के लिए, P²/2m2 इंटू में 2m1 ऊपर आ गया और P² ऐसे आ गया, P² से P² कट गया, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया m1/m2। कहीं पर है m1/m2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए
तो अब अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं और आप सभी को अगला क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इरेज कर दूं भाई, कर चुका हूं भाई, कर चुका हूं मैं इरेज से। आगे बढ़ता हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि दो वस्तुओं की माप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने में यह अंतर होगा। फार्मूला है C/5 इक्वल F माइनस 32/9। ये फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लो। ठीक है, कुछ करना नहीं है। F की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 45, बस पुट कर दो। C की वैल्यू पूछ रहा है 45 माइनस 32/9। ठीक है, 45 में से 32 8 40, 13/9 हो गया अपान 13/9 और ये C/5 है ही, तो क्या हो जाएगा 65/9 हो जाएगा। 9C इक्वल 65 और C की वैल्यू आ जाएगी 65/9, तो 9 छक 54, 9 7 63, ये आ जाएगा आप सभी का 7.22। ठीक है, 7.22 अंश सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो गया बिल्कुल 7.22। कोई दिक्कत आप सभी को नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री। ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या, फॉर्मूला है n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। 360 बटे थीटा की वैल्यू क्या? 60 माइनस 1, 36 6 माइनस 1 क्या आ गया? 5 आ गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है एकदम? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है, m की वैल्यू कितनी दी है? 100 ग्राम। विशिष्ट ऊष्मा क्या है आपकी? यहां पर विशिष्ट ऊष्मा है आपकी 0.11 कैलोरी। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? कैलोरी प्रति ग्राम अन सेंटीग्रेड। फॉर्मूला क्या होता है ऊष्माधारिता का? ऊष्माधारिता बराबर होती है बच्चों कि द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान क्या है? 100, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 0.11। आंसर क्या आ जाएगा? 11। 11 क्या? कैलोरी प्लस अन सेंटीग्रेड। मजा आ गया? बढ़िया। 1 किलोवाट पर हावर, 1 किलोवाट पर हावर का मान क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर हो गई बात? चलिए, न्यूटन सेकंड इकाई है किसकी? बल आवेग की इकाई जो है न्यूटन सेकंड है। संवेग क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक। जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, ऊष्मा का भी मात्रक है और कार्य का भी मात्रक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगावाट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, एक पिंड विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है। ए की वैल्यू कितनी दी है? ए की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और 10वें सेकंड में, ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी दी है? 10। और दूरी पूछ रहा है, यस पूछ रहा है इसमें। ठीक है, यस पूछ रहा है। विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती तो ई की वैल्यू 0। फार्मूला होता है एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी? 10, 10/2 5, 2n की वैल्यू कितनी? 10 माइनस 1, तो 19 × 5 = 95। आंसर कहीं दिख रहा है? 95 मीटर। भागते चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12। एक पंप 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ाता है। ठीक है, h की वैल्यू कितनी दी है? 20 मीटर। t की वैल्यू कितनी दी है? 10 सेकंड। ठीक है, m की वैल्यू कितनी दी है? 100। ठीक है, फॉर्मूला होता है, शक्ति पूछ रहा है, mgh/t। g की वैल्यू 10, m 100, g 10, h 20, t 10। 10 से 10 कट गया, 2000 आ गया। 2000 मतलब 2 किलोवाट। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है। ठीक है, जब कोई किरण लंबवत अभिलंब पे आएगी तो उसका यही रूल होता है कि वह फिर से अपनी वापस दिशा में लौट जाती है। तो अब ऐसे आई, कोई एंगल नहीं बना, और फिर लौट गई तो कोई एंगल नहीं बना, तो क्या आंसर हो गया? 0। ठीक है, आगे बढ़ूं कि वह बिंदु जिससे किरण बिना विचलित हुए गुजरती है, तो प्रकाशिक केंद्र वो होता है जिससे किरण बिना विचलित हुए गुजर जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कि पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है,
तो ये आप सभी पढ़े नहीं होंगे, बट इसका आंसर हो जाएगा लाल गर्म लोहे की गेंद। याद रखना, 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसकी तरंग दैर्ध्य 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर लेमडा दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 कर देंगे। वेग v इक्वल दिया है 10 × 10⁸। ठीक है, v इक्वल न्यू लेमडा, v इक्वल न्यू लेमडा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। न्यू पूछ रहा है तो v बाई लेमडा कर लोगे, न्यू बराबर हो जाएगा आपका v बाई लेमडा। v क्या है 3 × 10⁸, लेमडा क्या है 30 × 10⁻², 10 हो गया। ये हो जाएगा 10⁻² है तो ये 10⁻1 हो जाएगा, तो 10⁸ अपॉन 10⁻1 आ जाएगा 10⁻9। यहाँ पर कोई है 10⁻9? कोई नहीं। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यहाँ पर जब आवृत्ति पूछा है तो 10⁻9 आ गई। ठीक है, यदि किसी तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता हो जाएगी I प्रोपोर्शनल A²। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आयाम और आपका तीव्रता के बीच का रिलेशन। तो क्या कह रहा है कि तरंग का आयाम 2 गुना कर दे, मतलब a की जगह क्या कर दे 2a कर दे। ठीक है, तो क्या करना है I प्रोपोर्शनल 2a का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a²। ठीक है, तो कौन कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा। ठीक है, सी है 4 गुना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, किसमें मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता, हाँ बिल्कुल, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में ही मापते हैं। चलिए, और एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट 250 वोल्ट बिजली खर्च की दर 5 रुपए प्रति यूनिट है। इसे 5 घंटे तक लगातार चलाने पर बिजली का खर्च होगा। तो बिजली का खर्च पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम शक्ति निकाल लेंगे। ठीक है, शक्ति निकाल लेंगे। 3 किलोवाट दिया है तो 3 × 10⁻³ दिया है। क्या यहाँ पर दिया है हीटर पर अंकित। ठीक है, जो आपका पावर है। ठीक है, उसके बाद V की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है 250 वोल्ट। ठीक है, अब फार्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले एक बार शक्ति निकलेगी सबकी, उसके बाद आप सभी को वहां से पता चल पाएगा क्या बिजली का खर्च। तो फार्मूला होता है PT/1000। PT की वैल्यू कितनी है बच्चों, P की वैल्यू कितनी है 3000। T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है 5 आवर और ये 1000। ठीक है, तो ये हो गया 3, मतलब 15 हो गया। ठीक है, आपका जहां यहां से शक्ति निकल के आ गया 15, और ये कितनी घंटे तक चलाने पर बिजली का खर्च, तो 5, तो 15 × 5 बराबर 75। आंसर आ गया 75। बिल्कुल लाइक कर दो। एक तांबे की विशिष्ट ऊष्मा, मैंने विशिष्ट ऊष्मा वाला बताया था 0.1 है, तो इसका जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड में होगा। 0.1 है, जूल पूछ रहा है, तो जूल की वैल्यू होती है 4.2 और सेंटीग्रेड पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जूल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम पूछ रहा है तो 1000 का गुणा कर दो, यही जो गुणा कर लो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ता हूं। जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया ध्यान से देखो, बहुत फास्ट, एकदम एग्जाम नजदीक है आप सभी का। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है आप सभी का गैल्वेनोमीटर, अपवर्तन मापी, श्यानता मापी, विवर्तन मापी, गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 2000 किलोग्राम की एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। कार को रोकने में कार्य करना होगा। ठीक है, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mv²। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 2, v की वैल्यू कितनी है 18, 1/2 × 2000, v की वैल्यू 18 × 18, बिल्कुल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 18 × 5/18, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 × 5 बराबर 5 × 25। ठीक है, इसके बाद अब काट दो इसको, 25 दूनी 50 हो गया 50, और ये 3 जीरो और लगा दो, अपान में 2 कर दो, तो ये 25 आ जाएगा। तो आप सभी का 25 और 3 जीरो, तो 2.5 × 10⁻3, 2.5 × 10⁻3 जूल। बहुत सही, भागते रहो भैया। ये फॉर्मूला एक विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, 30 न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, कूलाम। क्यू की वैल्यू दी है 20 कूलाम। ठीक है, बल पूछ रहा है
ठीक है, बल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो फार्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू, ठीक है। एफ की वैल्यू पूछ क्या रहा है, ई बराबर एफ बाई क्यू, एफ कितनी है यहाँ पर, एफ पूछ रहा है ना, अच्छा एफ पूछ रहा है, तो एफ बराबर ई इंटू क्यू होगा, एफ बराबर ई इंटू क्यू। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है आप सभी की, ई की वैल्यू 30 है ना, 30। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है 20, 600, बिल्कुल 600 न्यूटन, आंसर आ गया। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस जो आप सभी को मैंने बहुत जल्दी से समझा दिया। तो फाइनली मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल। सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फिजिक्स के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसी तरीके से मैथमेटिक्स और आपके केमिस्ट्री के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस ला दी है आप सभी के लिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है आप सभी को, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप सभी को टॉप 100, टॉप 200, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि कूलाम पर सेकंड बराबर है, कूलाम पर सेकंड बराबर है किसके, ठीक है। कूलाम को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। सेकंड मतलब टाइम है, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। अब आप सभी को एक फार्मूला याद आ गया होगा कि क्यू बराबर आई टी, ठीक है। और आई की वैल्यू निकालोगे आप सभी तो क्या आएगा, क्यू बाई टी आएगा, टी नीचे आ जाएगा, क्यू बाई टी की वैल्यू क्या आएगी, आई, ठीक है। और आई क्या है, धारा, धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, उसका मात्रा क्या है, एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। एम्पियर का नियम बताता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम बताता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम बताता है या किरचॉफ का नियम बताता है। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड नियम है वो बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक है तो उस पर जो बल लग रहा है उस बल की क्या दिशा होगी वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम बताता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को कौन बताता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से डिनोट करते हैं, किससे, डायोप्टर से। मैं आप सभी को बेसिक भी बता दे रहा हूं, डायोप्टर से, ठीक है। डायोप्टर को हम डी से डिनोट करेंगे तो समझ लो आपको लेंस की क्षमता दी गई है। अगर आप सभी का प्लस डायोप्टर है तो समझ लो उत्तल लेंस है, माइनस डायोप्टर है तो समझ लो अवतल लेंस है। क्लियर हो गई बात, इतना आप सभी को पता चल गया, प्लस डायोप्टर और माइनस डायोप्टर क्या हो गया। अब यहाँ पर इस लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है बच्चों 1/f जब मीटर में हो और 100/f जब सेंटीमीटर में हो। क्लियर हो गई बात। यहां पर क्या दिया है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, तो 100/f वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, +4 डायोप्टर। क्लियर हो गई बात, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी आंख पर बनने वाला कोण कहलाता है समकोण, क्रांतिक कोण, दर्शन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो दर्शन कोण क्या होता है बच्चों, वो हमारी आंख पर बनता है, ठीक है। जैसा कि नाम से पता है देखने वाला कोण, दर्शन कोण हमारी आंखों पर बनता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि यदि प्रतिरोधक R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्यांकी प्रतिरोध R का मान होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देखेंगे, देखिए R1 तथा R2 या R3 R4 जो भी है श्रेणी क्रम में जब जुड़ते हैं तो उसका तुल्यांकी प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर आप सभी का तुल्यांकी जो R1 तथा R2 है वो श्रेणी क्रम में ना जुड़कर किस क्रम में जुड़ा हो, आपका पैरेलल में, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपके पैरेलल के लिए हो गया, ठीक है, ये आपका पैरेलल हो गया और ये आपका सीरीज का हो गया जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था और इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो तार में ऊर्जा होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम गिवन डाटा को देखते हैं, क्या है हमारे पास गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा में V की वैल्यू दी है 12 वोल्ट। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दी है 12 वोल्ट। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपका एम्पियर यानी धारा दी है I बराबर कितना 3.5 एम्पियर। ठीक है, उसके साथ टाइम T बराबर कितना दिया है बच्चों, वो दिया है 2 मिनट। अगर इसको सेकंड में कर ले तो 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक 120 सेकंड। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तार में ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है VIT। ठीक है, VIT, V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी है 3.5 और T की वैल्यू कितनी है बच्चों 120। ठीक है, अपने टूल को निकाल लो और जोड़ लो। मैं अपने टूल को निकाल कर जोड़ता हूँ। 12 गुणे 3.5 इंटू 120 कितना आ गया बच्चों 5040। ठीक है, कितना आ गया 5040। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा 5040 जूल। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चित्र ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। अब आप सभी को इसको समझना होगा कि सीरीज में है या पैरेलल में। सीरीज पैरेलल का फार्मूला आप सभी को पता चल गया। ठीक है, सीरीज पैरेलल का फार्मूला अगर सीरीज में है, ठीक है, मतलब श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरीके से होगा। पैरेलल में है तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ये सीरीज में है या पैरेलल में, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, अगर सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन में बताऊं तो किस तरीके से होता है, ध्यान से समझिए। सीरीज का समझाता हूं आप सभी को, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी हो। ठीक है, सीरीज में होगा इस तरीके से बच्चों R1 R2। ठीक है, पैरेलल में कैसे होगा बच्चों, पैरेलल में इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा, R1, ठीक है, R2 और R3। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी चीज को ऐसे अगर A को हमें ऊपर की तरफ ले जाऊं और B को नीचे की तरफ ले आऊं तो ये 2 ओम यहां आ जाएगा, 2 ओम यहां आ जाएगा। मतलब ये आप सभी का किस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा बच्चों बताइए। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं बन गया आप सभी का। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया आप सभी को। इस चीज को आप सभी अगर R1 को इधर की तरफ ला दो, R3 को नीचे कर दो, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, एक पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, या इसको 2 ओम को इस तरीके से कर लो, समझ लो बात को। ठीक है, इसको मैंने डिफरेंट बताया, इसको डिफरेंट बताया, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी बात को लेकर आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा फॉर्मूला आप सभी का, रख दो। ठीक है, रख दो। 1/R की वैल्यू कितनी होगी 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर 1। ठीक है, 1 क्या आ गया ओम। ओम किस तरीके से लिखते हैं OHM ओम। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल नहीं है तो क्या है, असंरक्षी बल। ठीक है, असंरक्षी बल। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा असंरक्षी बल है इसमें, मतलब एक ही बल होगा असंरक्षी। ठीक है, समझते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होता है। ठीक है, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होता है, वह बल जो कोई भी एक पॉइंट ए है, ए से बी, ठीक है, कोई पॉइंट ए और बी है, इसके पथ पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्या होगा, वो होगा संरक्षी बल। और असंरक्षी बल जो कि पथ पर, वो क्या करता है, संरक्षी बल ए और बी पर सिर्फ डिपेंड करता है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, इसके पथ पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन असंरक्षी बल क्या होता है कि ए और बी पर डिपेंड नहीं करता, वो इसके पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, यह पथ पर निर्भर नहीं करता, यह पथ पर निर्भर करता है। जैसे घर्षण बल, तो घर्षण कहीं यहां ज्यादा होगा, कहीं यहां कम होगा, कहीं यहां ज्यादा, कहीं यहां कम, तो ये क्या कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। विद्युत बल यहां पर जो होगा, इसके बाद यहां पर क्या पहुंच रहा है, यहां से मैंने करंट छोड़ी, यहां पर पहुंचा। ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंग यहां से चली, वहां पर ज्यादा है कम है, ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गई बात असंरक्षी बल संरक्षी बल के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया कि एक डाइन किसके बराबर होता है। ठीक है, एक डाइन किसके बराबर होता है।
एक डाइन बराबर होता है 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, एक डाइन बराबर होता है 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अब न्यूटन यहां पर दिया है, अब न्यूटन की अगर हम वैल्यू को देखूं तो न्यूटन तो यहां पर दिया नहीं है, तो लेकिन न्यूटन को तो हम F बराबर ma लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चे? तो m क्या है किलोग्राम, a क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो मिल गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है जिसका कारण होता है। ठीक है, तो आप सभी ने न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि किसी भी पिंड पर, ठीक है, किसी भी पिंड पर अगर बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, तो वह पिंड अगर गति की अवस्था में तो गति में रहेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बाह्य बल के अभाव में मतलब बाह्य बल ना लगाया जाए तो समान वेग से गति कर रहा है, तो जड़त्व का नियम हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता, वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे जिस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिए यहां पर क्या दिया है, फार्मूला लेंस का आप सभी को मैं बता दूं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस का सूत्र है। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू देखो, वैल्यू क्या दी है, वैल्यू दी है v इक्वल -90 डिग्री। ठीक है, 90 सेंटीमीटर, कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है बच्चों 90 सेंटीमीटर पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए तो u की वैल्यू कितनी है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 1/v की वैल्यू है 1/-90, माइनस है 1/30 की वैल्यू कितनी है 30 है यहाँ पर। ठीक है, ये -30 है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, सॉर्ट करने के लिए इसको हम कर लेंगे +30। इतना तो मुझे लगता है कि आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका एलसीएम 90 आ जाएगा, 90 से तो -1 हो जाएगा और 3 जाएगा तो +3 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा आप सभी के लिए ध्यान से देखिएगा, 2/90 या आ गया आपका 45। ठीक है, 45। ठीक है, ये 1/f है ना, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक है, f की वैल्यू 45 आ गई सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंस का मैंने फार्मूला आप सभी को बताया था। ठीक है, क्षमता का फार्मूला जो होता है लेंस की क्षमता का फार्मूला 100/f सेंटीमीटर में, तो 100/f की वैल्यू कितनी है 45, तो आंसर क्या आ जाएगा 100/f, ये आ जाएगा आपका 45 मतलब 2.22 आ जाएगा। ठीक है, 2.22 डायोप्टर। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका आंसर बिल्कुल उत्तल लेंस सही हो जाएगा। अब डी है ना, तो डी अगर पॉजिटिव होगा तो उत्तल लेंस, और डी नेगेटिव होगा तो अवतल लेंस। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, ठीक है, तो वो होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ध्यान रहे ई प्रोपोर्शनल माइनस यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी, इस फार्मूले को आप सभी याद करके रखना। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है। ठीक है, ई प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई अपॉन डी टी, प्रोपोर्शनलिटी की चिन्ह हटाते हैं तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य 0.00006 है। कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, 4 जीरो है। ठीक है, 4 जीरो है। अब इसको मैं क्या करना चाहूंगा, इसको मैं 10 की पावर कुछ में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो इसको मैं 10 की पावर अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर -5, मतलब इसका मतलब ये है कि 6/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0006। ठीक है, ये तो मैंने करा। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर, ठीक है, ध्यान रहे 1 माइक्रोन बराबर होता है बच्चों 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर -5 है, तो क्या करना है, कुछ नहीं 60 कर दो बच्चों, 60 कर दोगे तो 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 60 माइक्रोन, इसकी वैल्यू तो माइक्रोन है। ठीक है, तो 60 माइक्रोन आ गया सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया आप सभी को। अरे भैया 6 में अगर 10 का गुणा कर दोगे तो यहाँ पर पावर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो -6 हो गया। ठीक है, उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अब 14 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसका एक फॉर्मूला पहले मैं बताऊंगा आप सभी को।
500 किलोग्राम की एक क्रेन 36 किलोमीटर पर घंटे की वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है। अब केंद्रीय बल का मान होगा। ठीक है, अब केंद्रीय बल का मान ज्ञात करने से पहले अभिकेंद्री त्वरण को समझ लो। ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है? ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण, तो अभिकेंद्री त्वरण बराबर mv²/r। ठीक है, सॉरी, अभिकेंद्री त्वरण का फार्मूला होता है v²/r। ठीक है, v²/r। अब त्वरण है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अभिकेंद्री बल ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या करते हैं, या बराबर m में करते थे। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, v²/r, तो mv²/r। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल हो गया है ये आपका, और ये अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, अभिकेंद्रीय बल, तो यहां पर फार्मूला सिंपल सा है, 500 किलोग्राम। v की वैल्यू क्या है, 36 किलोमीटर पर घंटे। अगर 36 किलोमीटर पर घंटा, यहां पर नीचे लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, किससे, किलोमीटर पर हावर से। अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, 18/5 से कर देंगे तो हमारा किलोमीटर पर हावर में, ये छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, 18 दूना 36, मतलब 2 गुणे 5 बराबर 10, और v स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है बच्चों 50, तो 50 से ये कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये 10 हो गया, तो आपका पूरा 1000 आ गया। आंसर आपका क्या आ गया, 1000 न्यूटन। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कैलकुलेशन समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। यहाँ पर दिया है टेढ़ा मार्ग। टेढ़ा मार्ग का मतलब क्या, अब यहाँ पर कहीं इसका केंद्र बनेगा। ठीक है, इसका केंद्र कुछ न बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 160 मीटर, और यहाँ पर जो चाल दी है मीटर पर सेकंड में दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, v की वैल्यू निकाल लो आप, 400। ठीक है, और त्वरण दे रहा है, त्वरण a बराबर v²/r, तो 400 गुणे 400 अपन r की वैल्यू 160, वैल्यू निकाल लो आप सभी को, क्या आंसर आएगा, 0 से 0 कट गया आपका, 400 गुणे 40/16 कर लो, 400 गुणे 40 भागे 16, क्या आंसर आ गया आपका, 1000। ठीक है, अब 1000 क्या आ गया, यहाँ पर ध्यान से समझिए इस बात को। ठीक है, 1000 आपका क्या आ गया, यहाँ पर एक सेकंड, ये इसको मैं थोड़ा अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ, काफी डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, 1000 यहाँ पर आ गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा बच्चों, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसको हमको लाना है किसमें, हाँ, इसका आंसर नहीं है, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी बात को लेकर मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पर आंसर दिया नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मुझे नहीं लगता कि किसी बात को लेकर आप सभी को डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है T बराबर F/L। ठीक है, अब F क्या है, न्यूटन, और L क्या है, मीटर, तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम भार तुल्य है। ठीक है, ये होता है W बराबर mg। ठीक है, m की वैल्यू 1 है और g की वैल्यू 9.8 है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, क्या आंसर आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़े। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्रव के अंदर भी नहीं उत्पन्न की जा सकती है, गैस में भी नहीं उत्पन्न की जा सकती है, ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय है। ठीक है, आप सभी को P की वैल्यू दी है 30 किलोवाट, 30 किलोवाट को 1000 में गुणा कर लो तो वाट में हो गया। ठीक है, 30 गुणे 1000। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, m की वैल्यू दी है 150, h की वैल्यू दी है 50 मीटर। ठीक है, P बराबर होता है W/T। ठीक है, W को लिख सकते हैं mgh/T। ठीक है,
समय पूछ रहा है, m की वैल्यू कितनी दी है 150, g की वैल्यू कितनी है 9.8, साथ ही साथ और h की वैल्यू कितनी दी है, h की वैल्यू दी है 50, t पूछ रहा है, एक इसके इक्वल है, एक इसके इक्वल है 30 गुणे 1000, 30 गुणे 10000, ठीक है। आप इसका निकालोगे, आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करके देखता हूं क्या आता है इसका आंसर, ठीक है। अब यहां से टूल से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। 150 गुणे 9.8 इंटू में हो गया ये 50, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 73,500, ठीक है। 73,500, ये आ गई 73,500 बराबर 73,500 बाई टी इक्वल आ गया आपका क्या, ये 30 गुणे 1000, मतलब 30 गुणे 1000, 30,000, 30,000, ठीक है। 30,000 बराबर 73,500 अपन टी। अब टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो टी की वैल्यू निकालनी है तो 73,500 भागे इसके इक्वल करके भागे 30, 1 2 3, ठीक है। तो 2.45, ठीक है, 2.45 सेकंड यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। आगे हमारा आता है, तीन समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 90 ओम है, उन्हें समांतर क्रम में संयोजित करने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। आर की वैल्यू दी है 90 ओम, ठीक है, 90 ओम। कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है वो समान गए, ठीक है, मतलब तीनों प्रतिरोध समान है। तो R1 प्लस R1 प्लस R1, ठीक है। तो 3R1 इक्वल 90, तो R1 की वैल्यू आ गई 30 ओम, ठीक है। R1 की वैल्यू 30 ओम है, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1, ठीक है। R1, ठीक है, R1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3/R1 इक्वल 1/R, ठीक है। तो R की वैल्यू आ जाएगी R1/3, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी है 30/3, क्या आ जाएगा 10 ओम। आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं जनरेटर, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगली पीपीटी पर चलते हैं। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा है, मतलब मैं 2 पीपीटी में बनाए थे इन चीजों को, कि ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, अल्फा किरण पे, बीटा किरण पे, गामा किरण पे, एक्स किरण पे। तो अल्फा किरण पे होता है बच्चों पॉजिटिव, ठीक है, गामा किरण पे होता है नो चार्ज, ठीक है, गामा किरण पे नो चार्ज, बीटा किरण पे होता है नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी चीजों को याद रखना। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है O3, ठीक है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो उसे अवतल लेंस, इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको करना नहीं है, ठीक है, इसको करना नहीं है, इसको करना नहीं है, ठीक है। एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, धारिता को हम C से डिनोट करते हैं, C बराबर है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसमें 108 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो Q बराबर 108 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो संधारित्र प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा, ठीक है। तो जो विभवांतर होगा V बराबर, ठीक है, वो होगा Q/C, क्योंकि फार्मूला होता है Q बराबर CV, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है 108 और C की वैल्यू है 3, तो आंसर आपका 36 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आगे है कि यहां पर अगला क्वेश्चन है कि पानी की कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो पानी की कठोरता के कारण है, ठीक है। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है कब, ठीक है, ये कब व्यवहार करती है, ये करती है उच्च तापमान पर, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या है,
कार्य का मात्रक आप सभी बताएंगे। ठीक है, ये आप सभी के लिए है, जरूर कमेंट करिएगा कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी को और पार्ट भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल। सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप भी एक टॉप सरकारी कॉलेज पाना चाह रहे हैं तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैंने भी एक टॉप सरकारी कॉलेज फोड़ा है, तो आप सभी को भी ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं यूपी पॉलिटेक्निक के टॉप सरकारी कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, जो आप सभी तक यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चैनल से जुड़कर रहिए। आप सभी को काउंसलिंग में पूरी तरीके से मदद की जाएगी। आप सभी को एक टॉप सरकारी कॉलेज दिलवाने में पूरी तरीके से मदद किया जाएगा। तो चलिए हम मैथमेटिक्स के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, यदि x बराबर r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, y बराबर r साइन अल्फा इंटू साइन बीटा एंड z बराबर r कॉस अल्फा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, देखिए हमें x, y और z तीनों की वैल्यू दी गई है और x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले आप सभी को क्या कर देना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी तीनों का स्क्वायर कर देना है। तो चलिए हम तीनों का स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। देखिए तीनों वैल्यू आप सभी के सामने लिखी हुई है, तो आप सभी को वैल्यू लिख करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा स्क्वायर करता हूं। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो गया, आप सभी के एक्स का हो गया। ठीक है, अब हम इसी तरीके से वाई का करते हैं, प्लस कर देते हैं इसको, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरे का भी कर देते हैं। तीसरा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तीनों में आप सभी को कोई दिक्कत, बस हमने तीनों का भी फिलहाल के लिए स्क्वायर करा है। ठीक है, आप देखेंगे तो तीनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो इसे हम आर स्क्वायर को बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बच रहा है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आप सभी का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, लिख देते हैं हम आप सभी के लिए। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा बच रहा है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा बच रहा है। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर तो निकल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है। ठीक है, देखेंगे आप सभी कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होते हैं आप सभी जरूर बताइएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा जो होते हैं वो एक उनकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर बीटा, और उसके बाद आप सभी का साइन स्क्वायर बीटा है यहाँ पर। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा होगा। ठीक है, ये है साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये साइन स्क्वायर बीटा है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये आप सभी का मिलके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी की, ठीक है, वैल्यू क्या बचेगी, मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देता हूं, आप सभी तक पूरा कंप्लीटली लिख कर दिखाता हूं आप सभी को, जिससे आप सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आर स्क्वायर को इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन कर लो। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वही ये 1 हो गया, और यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या हो गए, 1 हो गए। ठीक है, अब आर स्क्वायर बचा, यानी देखेंगे ऊपर लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। तो पूछा क्या जा रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है,
3 लड़कियों का औसत आयु जो है वो 14 वर्ष है, ठीक है, और औसत 15 वर्ष की 5 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती हैं, तो शेष लड़कियों की औसत आयु पूछी जा रही है, ठीक है। अब जो 30 लड़कियां हैं उन्हें हम किसी नाम से पुकार लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए N1, N2, N3, N4 डॉट 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 N30 लड़कियां हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इनके बीच में कॉमा लगा लो ऐसे ही, ठीक है। मैं आप सभी को प्यार से समझा रहा हूं, मैथमेटिक्स है, बहुत प्यार से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरेज में क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। अपान में जितना नंबर होगा उसको मतलब जैसे 30 नंबर है तो बटे में 30 कर देंगे, ठीक है। यही तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज में क्या करेंगे, N1, N2, N3, N4 डॉट 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 N30, ठीक है। N30, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका अपॉन में हम कर लेंगे, ठीक है, 30, ठीक है, 30। अब देखेंगे एवरेज, टोटल एवरेज निकालने के लिए एवरेज की वैल्यू कितना दी है, एवरेज की वैल्यू दी है 14 वर्ष, ठीक है। कितना है ये, 14 वर्ष बराबर। अब ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो आपस में जब जुड़ेंगे तो ये 30 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 30 इंटू 14 कर दे रहे हैं, ठीक है, 30 इंटू 14, और फिर ये N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 डॉट 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 N30, ठीक है। इतना में आप सभी को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है। अब देखा गया है कि 5 लड़कियां जो कक्षा छोड़कर चली गई, जो उनका औसत वायु है वो क्या है, देखिए 5 लड़कियों की औसत वायु जो है वो 15 है, तो 15 लिख लो, और फिर लड़कियां कौन कौन सी हैं, 5 है, ठीक है। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 अपान में 5, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। क्या हो जाएगा, 75, ठीक है। तो N1 प्लस N2 मतलब जो भी है, इनकी जो वैल्यू आ गई आप सभी की, वो क्या आ गई आपकी 75, यानी 15 गुणे 5, ठीक है। इतना आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, शेष लड़कियां, यानी 30 थी, 5 चली गई, तो 25 बच रही हैं, ठीक है। 25 बच रही हैं, तो कैसे देखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 N30 माइनस कौन कौन सी लड़कियां, 5 लड़कियां गई हैं, तो N1 प्लस N2 डॉट 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 N5, ठीक है। 5 लड़कियां चली गई, तो यानी जो नंबर बच रहा है वो 25 बच रहा है, ठीक है, ठीक है। और इन्हीं का शेष लड़कियों का आयु का औसत पूछ रहा है, ठीक है, इनका औसत पूछ रहा है, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है N1 प्लस N2 डॉट डॉट N3 की वैल्यू है 30 गुणे 14, ठीक है। तो 30 गुणे 14 माइनस इसकी N5 तक की वैल्यू है 75, ठीक है, 75 अपान में क्या दिया गया है 25, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। 30 गुणे 14 यानी 420 माइनस 75 अपान 25, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, 420 माइनस 75 अपान 25, ठीक है। तो ये 75, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 13.8 वर्ष, ठीक है, 13.8। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कॉमा जो लगा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में प्लस ही होगा, ठीक है, बाकी समझने के लिए आप सभी के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी, ठीक है। माध्यिका के लिए क्या करते हैं हम, पहले हम लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। कैसे लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सबसे छोटी संख्या 13.5 कॉमा, उसके बाद 13.5 के पहले भी है आप सभी का कौन सी संख्या, 27, ठीक है, उसके पहले है 27, उसके बाद कॉमा लगा दो, 13.5 है, उसके बाद क्या है आप सभी की, उसके बाद है 31, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपकी 34, ठीक है। अब उसके बाद आप सभी की क्या है 35, उसके बाद क्या है आपका 37.5, ठीक है। उसके बाद आप सभी का क्या है 38, ठीक है। उसके बाद आप सभी का क्या है 39, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक संख्या कहीं पर मिस हो रही है, 27 है, ठीक है, 31 है, ठीक है, 38.5 नहीं है, ठीक है। तो 38 के बाद 38.5 लिखना था, ठीक है। तो 38 के बाद हम थोड़ा सा इरेज करेंगे
और आराम से 38 के बाद 38.5 लिख देंगे, ठीक है। 38 ये इरेजर चल गया, फिर 38.5, फिर उसके बाद 39, ठीक है। अब कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 संख्या हो गई आपकी। अब माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर, ठीक है, ये दो टर्म के लिए निकलता है, ठीक है। पहला सम के लिए, दूसरा विषम के लिए, ठीक है। सम का फॉर्मूला भी बता दूंगा, याद रहेगा आप सभी को। सम में क्या होता है कि n/2 प्लस 1वां पद होता है, ठीक है। n/2 प्लस 1वां पद होता है, और यहां पर होता है n+1/2वां पद, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब हमारी जो संख्या है वो क्या है? विषम है, यानी 9 है, ठीक है। तो 9 + 1/2 यानी 10/2, यानी 5वां पद होगा, ठीक है। अब इस बढ़ते हुए क्रम में 5वां पद देख लो, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि आयत चित्र ग्राफ किसका मान निकालने में सहायक होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं? बहुलक है, माध्यिका है, समांतर माध्य है, और आपका गुणोत्तर माध्य है, ठीक है। ये आपके लिए चार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से बताइए आप सभी, ठीक है। बहुलक होगा कि माध्यिका होगा कि समांतर माध्य होगा कि गुणोत्तर माध्य? तो आयताकार चित्र ग्राफ जो होता है वो आपका समांतर माध्य निकालने में सहायक होता है, ठीक है। समांतर माध्य जो है वो निकालने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या के सेट के साथ माध्य एवं माध्यिका क्रमशः 8.919 है तब उसका मोड बहुलक होगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है किसका? बहुलक का, ठीक है। मोड का क्या फार्मूला होता है? इसके टर्म में क्या फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, वो होता है 3 इंटू माध्यिका, ठीक है, 3 इंटू माध्यिका, ठीक है, -2 इंटू माध्य, ठीक है, -2 इंटू माध्य, ठीक है। माध्यिका की वैल्यू क्या दी गई है? 9 है, तो 3 इंटू 9, एवं माध्य की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 8.9, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहां पर निकल के आएगा 27 -8 दूनी 16, 16 और 9 दूनी 18, तो 17.8, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब 27 में से 17.8 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9.2। क्या आ जाएगा? 9.2। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2, 3, 1, 2, 5, 3, 2, 2, 3, 5 का मोड यानी बहुलक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पर रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो अधिकतम नंबर होगा वही बहुलक होगा। तो 2 कितने बार है? 2 1 बार, 2 बार, ठीक है, 3 बार और 4 बार, ठीक है। 3 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। फिर बचा 1, उतनी बार है नहीं, 5 उतनी बार है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, जो है वो है 2, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो 2 है वो 4 बार है, ठीक है। तो इसका बहुलक जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। एक वर्ग में समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप है, यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। पहले तो एक समबाहु त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा और एक आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्क्वायर मैंने बना लिया और एक ये समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया हमने? समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। बढ़िया से बना देता हूं, प्यार से समझो, अच्छे से सरकारी कॉलेज पाओ आप सभी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक विकर्ण भी बना देता हूं, क्यों? क्योंकि विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और विकर्ण की वैल्यू दी है 6√2, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और इसे हम ए कहते हैं क्योंकि ये वर्ग है तो चारों भुजाएं इसकी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, समबाहु त्रिभुज है यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। क्या कहता है? यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार देखेंगे
कि 4a बराबर 3l बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है कि जो चारों भुजाएं वर्ग की हैं वो तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज एक समान परिमाप है वर्ग के। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हमें d की वैल्यू दी है, यानी डायगोनल की वैल्यू जो दिया है वो दिया है 6√2। ठीक है, 6√2 दिया है। अगर हम एक फॉर्मूला आप सभी को बताएं वो है वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा a बराबर क्या होता है d/√2। ठीक है, तो d की वैल्यू दी है 6√2 अपान √2, तो a की वैल्यू आ गई 6। क्लियर हो गई बात। a की वैल्यू कितनी आ गई आप सभी की 6। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 4a। ठीक है, 4a यानी 4 × 6। ठीक है, तो बराबर आ गया 24। ठीक है, अब 24 किसके बराबर होगा, ठीक है 24 होगा 3l के बराबर और l की वैल्यू आ जाएगी 8। इतने में आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि आपको नॉर्मल कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4l²। ठीक है, √3/4 एज इट इज पुट कर दो और l की वैल्यू है 8, तो 8 टाइम 64, 4 16 में 64, यानी आपका 16√3 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर मुझे लगता है सी होगा या बी, लेकिन यहाँ पर 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिए। ठीक है, और बहुत प्यार से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई थिंक आप सभी को बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताइए फटाक से 2πr। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, इतना आप सभी को पता होगा। और क्या रहा है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का जो अंतर है वो 37 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, यानी परिधि है 2πr और आपकी त्रिज्या है r, इसका जो अंतर है वो है 37 सेंटीमीटर। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वही मैं उसको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए r दोनों में से कॉमन है तो 2π - 1 कर लो, ये आपका 37 के बराबर आ गया। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं। उसके बाद 2 × 22/7 पाई की वैल्यू होती है और इसको -1 बराबर 37 कर दो। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा है। ठीक है, 22 दूना 44 होता है, 44/7 -1 कर दो और बराबर में 37 कर दो। क्या कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल नहीं कहा है। ठीक है, 7 में से 7 1 के साथ 44 में से 7 गए, कितना आ जाएगा 37। r इंटू यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, r इंटू 37/7 बराबर 37। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं कहा ना। 37 से 37 काट दो, गलत है? कुछ नहीं है, r को ऊपर भेज दो तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब तो काम आसान हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr²। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 बताओ, 22 × 7 बताओ, जल्दी से बताओ, 154। ठीक है, 154, 22 × 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 में 7 का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा ना, अगर कुछ और आ रहा होगा तो मिला लेना। ठीक है, चलिए अब एक आ गया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक धातु के पाइप का जो बाह्यतम व्यास है वो 4 सेंटीमीटर एवं अंततम व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, तो प्रयोग में आई धातु का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, अब एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास और अंतः व्यास दोनों दिया है, तो चलो मैं आप सभी को एक क्रॉस सेक्शन बताता हूं। कोई पाइप होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन तो ऐसे ही गोले में कुछ होगा। ठीक है, गोले में होगा, ऐसे नीचे की तरफ पाइप होगी। ठीक है, और इसका जो अंत होगा ऐसे कुछ होगा। ठीक है, जो भी बन रहा है फिगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बाह्यतम व्यास जो दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये त्रिज्या है। यहां से अगर मैं इसकी भी देखूं तो 4 है और अंत वाला जो दिया है 3 है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया इतना? ठीक है, जो मोटाई दिया है वो कितना दिया है 0. ठीक है, मोटाई कितना दिया है इसका? कुछ नहीं दिया। ठीक है, चलिए, और जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है, हाइट जो दिया है नीचे से लेकर, सपोज करो इसको ऐसे नीचे भगाओगे, ठीक है, फिर नीचे ऐसा ही बनेगा, तो ये जो है वो है 20। ठीक है, कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये है आपका 20 सेंटीमीटर। अब हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ मानते हैं। ठीक है,
क्या मानते हैं, बाह्यतम व्यास को हम आर को, ठीक है, बाह्यतम व्यास आर जो है उसे हम मान लेते हैं, ठीक है। आर बाह्यतम व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है, तो आर जो होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, जो अंततम व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इतने में आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है। चलिए, अब खोखले बेलन का जो आयतन होगा क्या होगा, बाह्यतम व्यास में से जो होगा V1 माइनस V2 होगा, ठीक है। चलिए, तो V1 माइनस मतलब ये आपका ऐसे पूरा है और फिर ये है, तो जो खोखले बेलन का है इसका पूरा क्षेत्रफल है और इसका ये है, तो जब दोनों को घटाओगे उसके दोनों को आयतन को, तभी तो इस खोखले बेलन का जो आयतन निकल कर आएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि प्रयोग में आई धातु का आयतन, जब इसको निकाल लोगे फिर तो उसको उससे पता चल पाएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिएगा कि खोखले बेलन का आयतन लिख देता हूं यहां पर, खोखले, ठीक है, खोखले हो गया रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, खोखले लिख देता हूं, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, B1 माइनस B2, ठीक है, B1 माइनस B2, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको कैपिटल आर कर लो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई की वैल्यू तो पता ही है, लेकिन पाई यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो इजी कर लो, ठीक है, पाई एच भी कॉमन हो रहा है उसको भी निकाल लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई एच दोनों की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, एच की वैल्यू है 20, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू है क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू है 2 दूनी 4, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 2.25, ठीक है। अब 20 गुणे 22/7 और इसका माइनस कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा 1.75, ठीक है, 1.75, और 22 गुणे 20, कैलकुलेटर हमारे पास है कहीं पर, देखो कैलकुलेटर क्या कहता है, 22 गुणे 20 भागे 7 बराबर कितना आ गया, 62.85, गुणे में करना है कितना 1.7, अरे भैया दब जाओ, 1.75 बराबर 110, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर क्यूब, 110 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलें आगे, आगे चले बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं फटाक से, ठीक है। एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 गुना है तो भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है। चलिए यहां पर एक समझने की कोशिश करेंगे, पहले तो एक आयत बना लेंगे, ठीक है, आयत बना लेंगे और इसका एक विकर्ण भी दे देंगे, ठीक है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत का विकर्ण जो है, ठीक है, आयत का जो विकर्ण है, सपोज करो इसे x रख दे, y, और ये भी x हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा, सपोज करो ये छोटी भुजा x है, ठीक है, ये छोटी भुजा होगी ही आयत में, और ये किसके का आयत का विकर्ण जो है छोटी भुजा का 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 3x, ठीक है। बस इतना ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गई बात, 9x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 8x स्क्वायर बराबर क्या हो गया y स्क्वायर, ठीक है। अगर x स्क्वायर अपन y स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर अपान y स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो x स्क्वायर अपान y स्क्वायर बराबर 1/8, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगर हम इसको थोड़ा सा रूट के फॉर्म में ले आए तो x अपान y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/x स्क्वायर अपान y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगी 8 को लिखेंगे 2√2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ बिल्कुल, ये आप सभी का x स्क्वायर अपान y स्क्वायर हो जाएगा 1 ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, x अपान y, ठीक है। तो हम 2√2 लिखेंगे और y बाई x अब जो होगा, ठीक है, y बाई x वो हो जाएगा तो 2√2 अपान 1, ठीक है। क्या पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात, तो y बाई x का अनुपात ये आ जाएगा 2√2 अनुपाते 1, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 रूट अनुपाते 1, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं, 11 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक घड़ी जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक घड़ी कि मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। ठीक है, बता दूं आप सभी को कि 1 मिनट में जो डिग्री बनता है यानी कोण जो बनता है वो 6 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट में कितने का कोण बनेगा बच्चों? 5 मिनट में बनेगा इसका 30 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए अब हम बताएंगे क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि पूछ रहा है रचित क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आप सभी का, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्या? पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू क्या दी गई है? ठीक है, लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, वही तो है सुई की लंबाई, आर तो ही है, 14 हो गई। ठीक है, इनटू में, ठीक है, इनटू में हो गया आप सभी का। ठीक है, इनटू में हो जाएगा आपका, ठीक है, इनटू में थीटा की वैल्यू कितनी दी है? थीटा की वैल्यू जो दी है वो दी गई है आप सभी की इस समय 5 30 गुणे 6 यानी 180, 180 अपान दी गई है और अपान में 360 डिग्री। ठीक है, 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आप सभी का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36। ठीक है, आप सभी का यहां से कट जाएगा यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 आ जाएगा यहां से 2 7 दूनी 14। ठीक है, 2 7 दूनी 14, 22 गुणे 7/2। ठीक है, 22 गुणे 7 मतलब 154 अपान में। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में दिक्कतें आ रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉरी बच्चों, ये 30 डिग्री तो हम लोगों ने लिखा ही था। ठीक है, फिर से उसमें गुणा कर दिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा, अच्छा लिखा तो है फॉर्मूला। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है आप सभी की कितनी? आर की वैल्यू है 14 गुणे 30/180। ठीक, 360। ठीक है, 360। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 36 हो गया। ठीक है, 2 7 14, 2 6 12, 7 से 7 कट गया। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया? पहले से कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ तो दिक्कत आ रही है भैया, दिक्कत तो कुछ ना कुछ आ रही है। 18 3 36 होता है। ओहो, पेन 18 होता है। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 तो मान लो कटेगा ही। ठीक है, 7 से 7 तो कटेगा ही। ठीक है, और फिर यहाँ से हो जाएगा ये आपका क्या नाम है 22 गुणे 14। ठीक है, 22 गुणे 14 और यहाँ पर 3 और अपान में 18 यानी हो जाएगा आप सभी का 154/3। ठीक है, 154/3, 3 5 15, 51.3। ठीक है, 51.3 यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक थी बच्चों, आई थिंक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ऐसे ही मैथमेटिक्स में सॉल्व करते टाइम तो कैलकुलेशन में दिक्कतें तो आती ही आती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। ठीक है, एक प्रेक्षक है जो मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है? वो है 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसकी आंखों से मीनार के शिखर, इसकी आंख यहाँ पर होगी क्योंकि नीचे तो होगा ही आंख, मीनार की शिखर पर। ठीक है, उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, तो मीनार की पूछ रहा है ऊंचाई। ठीक है, ऐसे इसको मिला दो। ठीक है, और ये इसका जो एंगल होगा वो होगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं आई आप सभी को? नहीं आनी चाहिए। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या कि tan 45 अंश। ठीक है, tan 45 अंश बराबर लाल बटे कक्का, याद है कि नहीं आप सभी को? लाल बटे कक्का लंब बटे कण। लंब क्या है? यहाँ पर इसे x मान लो, इसे h मान लो, क्योंकि जब x प्लस h करोगे तभी आपकी मीनार की क्या मिलेगी? ऊंचाई। ठीक है, तो tan 45 अंश बराबर x बटे 30 डिग्री। ठीक है, tan 45 अंश की वैल्यू 1 इक्वल x बटे 30। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 30। क्लियर हो गई बात? x की वैल्यू 30 आ गई। अब हम क्या करेंगे? h की वैल्यू देखेंगे तो 1.5 मीटर लंबा है। तो ठीक है, ये 1.5 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये h की वैल्यू भी 1.5 ही होगी और x की वैल्यू 30 आ गई।
तो x प्लस एच बराबर 30 प्लस 1.5, ठीक है। और आपका 31.5 ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी सवाल था और आराम से 4 नंबर आपके हाथ में आ गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। दो अर्धगोलीय पात्रों की जो धारिता है वो 6.4 लीटर एवं 21.6 लीटर है। इन पात्रों के वक्री पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। इन पात्रों के वक्री पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, यह 6.4 दिया है और 21.6 दिया है, ठीक है। अगर इनको हम इजी बनाने के लिए 64 और 216 लिख दें तो कोई आप सभी को ऐतराज तो नहीं है। और ये ऐसा करना होगा एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों, इसको नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप सभी, क्योंकि ये पॉइंट में कैलकुलेशन और आराम से कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या अर्धगोलीय जो भी पात्र हैं, ठीक है, उनके हम क्या करेंगे, ठीक है, R1 R2 मान ले रहे हैं, ठीक है, R1 R2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो जो आप सभी की यहाँ पर क्षमताएं होंगी, ठीक है। चलिए, तो वक्री पृष्ठ को क्षेत्रफल है तो त्रिज्या जो है R1 और R2 हमने माना है, ठीक है। अब R1 R2 माना है तो अब जो क्षमता का फार्मूला होता है वो ये होता है क्षमता बराबर, ठीक है, क्षमता बराबर क्या हो गया, बर्तनों की जो क्षमता हो गई वो हो गई 2 पाई R1 क्यूब अपान 2 पाई R2 की क्यूब, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी है 64 अपान 216, ठीक है। चलिए पात्रों की जो धारिता है वो दी गई है और बस आप सभी को क्या करना है, निकालना है। 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 क्यूब अपान R2 क्यूब बराबर 64/216। 4 चौका 16 चौका 64, यानी ये हो जाएगा 4 का क्यूब और ये हो जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है। R1 क्यूब अपान R2 क्यूब बराबर 4:6, ठीक है। तो R1 R2 की जो वैल्यू आ गई R1 अपान R2 वो है 4/6, ठीक है। अब अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई R1 स्क्वायर अपान 2 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 R2 की वैल्यू दी गई है क्या 4/6 और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। 4 चौका 16 6 36, ठीक है, 16:36, 4 चौका 16 4 9 36, ठीक है। तो यहाँ पर 4:9 आंसर आ गया है भैया, एकदम ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां नंबर क्वेश्चन एकदम दबा के देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे आसानी समझ में नहीं आएगा, आंसर तुक्का मारना है तो भैया इस बार दबा तुक्का मार के आइयो, ठीक है। चलिए आर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो दी गई है क्या, आर की जो यहाँ पर दी गई है त्रिज्या, आर किसकी कितनी गुनी है एच का 3 सही 1 सही 2/3, 3 1 3 2 5/3, ठीक है, 5/3 एच। कोई दिक्कत तो नहीं आई, एक प्रश्न अनुसार है, त्रिज्या आर है ऊंचाई एच है, 3 1 3 2 5/3, ठीक है, ये आपका दिया गया है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पहले निकालेंगे, ठीक है, वो आएगा 2 पाई आर एच, ठीक है, ये याद कर लेना कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आ गया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है कितनी, ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर आर की वैल्यू दी गई है, ठीक है, आर की वैल्यू दी गई है 5/3h। तो हम एच की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना, एच की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा 3/5, ये उधर चला जाएगा 3/5 आर आ जाएगा, ठीक है, 3/5 आर। तो 2 पाई इंटू आर इंटू 3/5 आर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम देखेंगे रुपीज में, ठीक है, रुपीज में देखेंगे क्या, ठीक है। रुपीज हमको कितना दिया गया है, वो दिया गया है दर से कितने प्रति दो जो दिया गया है 2 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इतना है, ठीक है। तो चलिए 2 पैसा प्रति सेंटीमीटर में गुणा कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 92.40 बराबर 2 इंटू 2 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू 3/5 आर, ठीक है। चलिए 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 3/5 आर, ठीक है। चलिए अब ये हम 9240 कर लेंगे इसको आराम से, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9240 इंटू, ठीक है, अब यहाँ से 5 ऊपर आ गया, ठीक है, 7 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर 22 इंटू 2 आ जाएगा और फिर 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू में 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं आई आप सभी को। चलिए कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी, पहले तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना 1225, कैलकुलेट कर लेना
और आर की वैल्यू आ जाएगी आप सभी की कितनी, 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच वाले फार्मूले से ही किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए आर की वैल्यू 35 सेंटीमीटर आ गई। अब हाइट निकाल लो इससे, हाइट क्या आ जाएगी, 3/5 इंटू 35, ठीक है, 35, 5 सते 35 यानी 21 आ गया, ठीक है, 21 आ गई है। अब सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू है 21, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है। तो पाई यानी 22/7 गुड़े 35 गुड़े 21, क्या करना है आपको, पाई आर स्क्वायर एच है ना, ठीक है, यहां लिखना है 22/7 गुड़े 35 का स्क्वायर गुड़े 21, जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80,850, ठीक है, 80,850, ये ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है ए, ठीक है, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में, तो प्रत्येक एक दिन में, ठीक है, ए के द्वारा एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, एक दिन में, ठीक है, 20 दिन में कर सकता है किसी कार्य को, ठीक है, 20 दिन में किसी कार्य को करता है, ठीक है, किसी कार्य को, ठीक है, तो कार्य को, ठीक है, अगर वो 2 दिन की बात करें हम, 2 दिन करता है किसी कार्य को, तो क्या कर देगा वो 1/20 इंटू 2, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये आ जाएगी 1/10। ये हमने 2 दिन के लिए निकाला, एक दिन के लिए निकालोगे तो 1/20 इंटू 1, ठीक है, 2 दिन के लिए निकालोगे तो 1/20 इंटू 2, 3 दिन के लिए निकालोगे तो 1/20 इंटू 3, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि तीसरे दिन, इसलिए 2 दिन का निकाला गया क्योंकि तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है, तीसरे दिन वाला हम जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो वो काम कर रहा है 1/20, बी काम कर रहा है कितना 1/30, सी कितना कर रहा है 1/60, 6 3 9 2 11, ठीक है, 6 3 9 2 11, तो ये भी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 1/10, ठीक है। चलिए तो ये भी वैल्यू आपकी 1/10 आ गई, ठीक है। अब वर्क इन 3 डेज, वर्क इन 3 डेज देखेंगे, ठीक है, तो कंप्लीट वर्क जो होगा वो वर्क इन 3 डेज, ठीक है, वर्क इन 3 डे बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 बराबर 1/5, ठीक है। तो कंप्लीट वर्क जो होगा, कंप्लीट वर्क 3 जने मिलकर कर रहे हैं तो 3 इंटू 5, ठीक है, बराबर 15, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले हम 2 दिन का ए का निकाल लेंगे, फिर 3 दिन का तीनों का जोड़ देंगे, फिर 3 दिन में जो काम हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से 3 दिन के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो 3 इंटू 15 कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, 2 का योग प्रतिलोम मतलब -2, योग का प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा -2, गुणनफल का मतलब होता है 1/2 यानी 2 का 1/2, ठीक है। अब इसका क्या पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर इरेजर चला दो, ठीक है, ये आपका योज्य प्रतिलोम हो गया, ये आपका गुणनफल प्रतिलोम, ठीक है, इनका योग पूछ रहा है, तो 2 दूनी 4 यानी -4 प्लस 1/2, ठीक है, -3/2, -3/2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17वां हो गया, 18वां, ठीक है, मासा दिया है x माइनस के, अगर मासा दिया है x माइनस के तो यह 0 के बराबर होगा, तो x बराबर के, जो x बराबर के होगी इन दोनों की वैल्यू में संतुष्टि करेगी किसके बराबर 0 के, ठीक है, तो इन पर आप सभी 0 की वैल्यू पुट करो, ठीक है। चलिए 0 की वैल्यू फटाफट से पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। 3x स्क्वायर को 3k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 16, ठीक है, 16 3 48 यानी 3k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 6 14 यानी यहां पर हो जाएगा आपका 6k, ठीक है, प्लस 8k प्लस 16, ठीक है, 3k कॉमन ले लो, ठीक है, तो k प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, k प्लस 2 प्लस 8 कॉमन ले लो तो k प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 3k प्लस 8 आ गया और k प्लस 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका देखेंगे तो 6k क्यूब माइनस 11k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4, जब इसका कॉमन फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा k प्लस 2, ठीक है, k प्लस 2 और आपका 6k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4k प्लस 3k माइनस 2। अब ये कैसे हो गया, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही दोनों का फैक्टर है, ठीक है, इसमें तो इसका फैक्टर है k प्लस 2 दोनों दिख रहा है,
तो k की वैल्यू -2 आ जाएगी, क्योंकि k + 2 बराबर क्या होगा, ये इक्वल 0 के होगा, क्योंकि ये इक्वल 0 का होगा, ये इक्वल 0 का होगा। ठीक है, तो k इक्वल -2 आ गया वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा एक x सभी मानों के लिए क्या करता है, वो संतुष्ट करता है। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तो x बराबर हम क्या पुट करते हैं, 10/3, किसमें, अपना इक्वेशन दिया है 2x - 3 लेस r। ठीक है, 7 माइनस, ठीक है, जिधर जिधर ये नोक होगी वो समझो बड़ा है। ठीक है, जिधर की तरफ ये नोक होगी समझो ये वाला पार्टी बड़ा है। ठीक है, ए वाला पार्टी छोटा, ए वाला पार्टी बड़ा है। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 10/3 करते हैं, 10/3 -3, पार्टी इधर की तरफ देखते हैं 7 - 10/3। ठीक है, 10 दूनी 20/3। ठीक है, 20 3 त्रिक का 9, तो 20 - 9 आपका आ जाएगा 11/3। ठीक है, 11/3 और 7 त्रिक 21 - 10 मतलब 11/3, तो दोनों बराबर आ गए। तो ये तो गलत हो गया भैया। ठीक है, ये गलत हो गया, तो फटाफट से इरेज करो। ठीक है, इरेज करो। और अब हम पहला वाला ए देख लिए, अब हम डी वाला मिला लेते हैं एक बार ऐसे ही। ठीक है, डी वाला मिलाते हैं। ठीक है, तो 2 × ठीक है, ऐसे कर लेना। ठीक है, 10 की पावर 3 दिया है। अब ये कह रहा है कि इससे बड़ा लो। ठीक है, जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 10/3 यानी इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मतलब 10/3 जो लो आप ऐसा लो कि जो आप सभी का 10/3 हो यहाँ पर, और मतलब तुम आप ऐसी वैल्यू लो। ठीक है, तो हम 10/3 है तो इसे हम 11/3 कर देते हैं। चलो तुम्हारी वाली बात है, तो 11/3 कर देते हैं। 11/3 -7 - 11/3। ठीक है, 22/3, 22 में से 9 के कितना आएगा, 10 1 11 2 13/3, 13/3, और यहाँ पर आ जाएगा 7 3 21 में से 11 गए 10/3। अगर 10 लड्डू है, ठीक है, उसे 3 भाग करोगे वो ज्यादा आएगा, या 3/13 लड्डू है उसे 3 भाग करोगे वो ज्यादा आएगा, तो कौन सा ज्यादा आएगा जरा बताइए आप सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, यदि समीकरण 3x² - kx + 14 = 0 का मूल 7 पॉइंट अनुपातिक